Hello friends, I am Vinay Kumar from Dhyan IIT Prayagraj. I welcome you all to this orientation session of sociology. और आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपको लेने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. तो सोशियोलॉजी, दिस बेसिक टर्म्स आप क्या समझते हो? सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी इज बेसिकली डिफाइंड, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? is basically defined as systematic study, basically defined as a systematic study of society, as a systematic study of society. स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी है क्या? ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है सोसाइटी की. ओके फ्रेंड्स, ये सिस्टमैटिक मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको बाद में पता चलेगा कि आखिर मैं इसे सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी क्यों बोल रहा हूं. ओके, सो जब भी हम ऑप्शनल चूज करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं. तो हम ये देखते हैं कि हम अगर सोशियोलॉजी ऑप्शन लेते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सोशियोलॉजी आपका जीएस पेपर में कैसे हेल्प कर सकता है. ओके, so let's move to the next page. So it's overlapping. Okay, सोशियोलॉजी का अगर हम देखते हैं तो इसका ओवरलैपिंग जो है वो आपके काफी जीएस के पेपरों में देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो GS1 में पूरा सोसाइटी ही है एक आपका टॉपिक. ओके, सोसाइटी GS1 में आता है, तो वहां पे सोशियोलॉजी आपकी काफी हेल्प करेगा. ओके, इसमें कई टर्म्स हैं जो आप पढ़ते हो सोशियोलॉजी में एज अ टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल कम्युनलिज्म हो गया, है ना, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ओके, फैमिली, किनशिप, ये सारी चीजें आप सोसाइटी में आपको चाहिए और ये सब आप सोशियोलॉजी में पढ़ लेते हो. सो आपको काफी डिसेंट नॉलेज हो जाती है इन सब की. सो ये इससे आपको सोशियोलॉजी का बेनिफिट आपको दिख रहा है कि GS1 में कैसे मिलता है. GS2 की हम बात करें तो वहां पे हमें चाहिए होता है सोशल जस्टिस. हम देखते हैं तो सोशल जस्टिस जो एरिया होता है यहां पे भी आप देखोगे कि सोशियोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहां पे हमारे पेपर 2 में आप देखोगे काफी सिमिलरिटीज हैं पेपर 2 की और GS2 के सोशल जस्टिस में. तो आपने देखा कि GS2 में भी ये काफी हेल्प करता है. देन इफ यू कम टू GS3, ओके, GS3 में अगर हम देखते हैं तो GS3 में डायरेक्ट स्कोप नहीं होता, पर आप देखोगे तो इनडायरेक्टली ये काफी हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल GS3 में आप देखोगे तो इम्प्लिसिटली आपको काफी हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, ओके, कुछ एस्पेक्ट जो सोशियोलॉजी के इन्वायरमेंट से डील करता है. तो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ का इन्वायरमेंट सेक्शन से आप सोशल एस्पेक्ट भी देख सकते हो और उसे अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करोगे, जिससे कि आपको काफी ज्यादा एक आपके आंसर में नया डायमेंशन ऐड होगा, जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. ओके, तो GS3 हो गया. देन इफ यू कम टू एथिक्स, दैट इज आवर GS4. एथिक्स पोर्शन में हम देखते हैं तो एथिक्स में भी हमारा काफी देखेंगे तो सोशियोलॉजी से काफी बेनिफिट होता है. फॉर एग्जांपल आप एथिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेशन ऑफ फैमिली, है ना, इसका इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज, ये सारी चीजें जो GS4 में हम एथिक्स में पढ़ते हैं वो हम सोशियोलॉजी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे GS में कितना ज्यादा हेल्पफुल है सोशियोलॉजी का पार्ट. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल हम क्या कर सकते हैं. हमें दिखता है कि सोशियोलॉजी एंड ऑप्शनल ये हमारा हेल्प करता है ऐसे में भी. ओके, ऐसे पोर्शन में भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट लिखने के लिए, है ना, हर एक ऐसे में आप मल्टी डायमेंशनल आपको ऐड करना रहता है एंगल, और वो मल्टी डायमेंशनली ऐड करने में आपको सोशियोलॉजी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो आपकी वाइड जो नॉलेज है ना उसे काफी वाइडन कर देता है. आपको कई एंगल से सोचने को मिलता है इसमें, क्योंकि हम सोशियोलॉजी में काफी ज्यादा पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं. ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जो कि हमें हेल्प करता है अलग अलग डायमेंशन से सोचने में. सो इट इम्प्लिसिटली हेल्प्स इन योर एसे एंड समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सोशल एस्पेक्ट. ओके, अभी तो यूपीएससी काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल एसेस पूछ रहा है, पर उसमें भी हमें सोशियोलॉजी का हेल्प मिलता है. ओके, सो ये तो हो गया ऐसे पार्ट में. ओके, और नाउ वी विल डिस्कस सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल, है ना, ये कितना अच्छा है, ये कितना सुटेबल है आपके लिए. ओके, सो एज एन ऑप्शनल हम अगर इसे देखते हैं
ओके, तो ऑप्शनल में आप ये सोचो कि आपको क्या क्या चाहिए होता है। आप ऑप्शनल को, आपको ऐसा ऑप्शनल चाहिए जो आसानी से समझ में आए। ओके, सो इट इज इजी टू ग्रैप्स, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड है ये। ओके, ये इजीली आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ भी हवा से नहीं बन के आ रहा है, जो कुछ भी सोसाइटी में होता है हम उसी को पढ़ते हैं और हम उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो ये इजी टू ग्रैस्प है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका सिलेबस काफी कंसाइज है। ओके, सिलेबस इज कंसाइज एंड रिलेटिवली बाकी सब सब्जेक्ट के कंपैरिजन में रिलेटिवली ये क्या है, स्मॉल है। ओके, सो इट इज रिलेटिवली स्मॉल। सो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। ओके, और तीसरा बात हो कि यहां पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको फेमिलियरिटी है जो भी आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल फैमिली, किनशिप, स्टेट, ओके, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म, ये सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये आपको आसानी से समझ में आता है। ओके, तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स। अगर हम देखते हैं ऑप्शनल का, सो अब आपके दिमाग में नेचुरली ये क्वेश्चन आएगा, अगर ये इतना ऑब्वियस सब्जेक्ट है तो ये सोशियोलॉजी, मतलब ये तो एकदम कॉमन सेंस जैसा हो गया ना, हम तो कॉमन सेंस ही समझ रहे हैं इसे, क्योंकि वही फैमिली के चिप ये सब तो हम पढ़े ही हुए हैं और फिर उसे ही सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें क्या डिफरेंस क्या है। सो बस वही आप समझेंगे। सो वेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, ओके, एज अ सब्जेक्ट, एंड योर कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, है ना, कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। ओके, सोसाइटी। तो यहां पर हम देखेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, है ना, सॉरी यहां पे व्हाट इज द डिफरेंस होना चाहिए था। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, सो डिफरेंस क्या है सोशियोलॉजी और कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग में हमारी जो सोसाइटी के हैं। तो यही डिबेट सोशियोलॉजी में भी इवॉल्व हुई है कि आखिर सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में डिफरेंस क्या है। सो ये पूरी डिबेट ही हम हैंडल करते हैं सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में। जब हम इसके एज अ डिसिप्लिन पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये डिबेट रखेंगे कि आखिर ये डिफरेंस कैसे है। तो वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं कि सोशियोलॉजी जो है, ओके, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, इसका क्या है, खुद का एक सब्जेक्ट मैटर है, इसका सब्जेक्ट मैटर डिफाइंड है। ये एक लिमिटेशन है इसके सब्जेक्ट मैटर की कुछ, कि ये एक बाउंड्री है, हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि इसकी एक बाउंड्री है जहां पे सोशल रिसर्च की जा सकती है, वो एक बाउंड्री इसके लिए डिफाइंड है। फिर सोशियोलॉजी में क्या होते हैं, इसकी खुद की एक मेथोडोलॉजी भी है। मेथोडोलॉजी मतलब जिन मेथड्स का यूज करके ये सोशल रिसर्च की जाती है, वो मेथड्स भी सोशियोलॉजी में डिफाइंड है। फिर सोशियोलॉजी में इसके टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हैं, ओके, प्रिसाइज टर्म्स और टर्मिनोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि आप कॉमन सेंस के बेसिस पे कुछ भी लिख के चले जाओगे, है ना। सो इसके खुद के प्रिसाइज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसको अलग बनाती हैं, ओके, कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग से। ओके, तो अब ये आपको यहां से पता चल जाएगा कि आखिर मैंने सिस्टमैटिक स्टडी क्यों बोला था सोशियोलॉजी को। कॉमन सेंसिकल स्टडी नहीं हो सकती ना ये। तो ये देखो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने बेसिकली ये डेफिनेशन क्यों लिखा। ओके, सोशियोलॉजी इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक वाला क्या हो गया कि इसके पास सब्जेक्ट मैटर है, इसका खुद का मेथोडोलॉजीज है और उन्हीं के अकॉर्डिंग, ओके, या और इसके टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका यूज करके ही सोशल स्टडीज या सोशल रिसर्च की जाती है। ओके, अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आखिर सोसाइटी और सोशियोलॉजी ये कैसे इंटर रिलेटेड है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं, क्या डिफरेंस है। ओके, सो आप सब टीडीएल के बारे में जानते ही होंगे। ओके, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, किसने किसने देखी है कमेंट करना। ओके, सो डीडीएलजे में मेन हीरोइन हमारी कौन है, सिमरन। एक्चुअली सिमरन नाम है उसका। सो ये रहती है हमारी हीरोइन सिमरन। ओके, शी फॉल्स इन लव
विद शाहरुख खान, दैट इज राहुल, आई गेस नाम शायद राहुल ही रहता है, यही रहता है उसका नाम हर हिट फिल्म में। तो सिमरन फॉल्स इन लव विद राहुल, बट सिमरन का सोशल बैकग्राउंड आप देखोगे, सोशल बैकग्राउंड, ओके, तो ये कैसी फैमिली से आती है? सिमरन जो है एक ऑर्थोडॉक्स वी कैन नॉट से, बट एक पैट्रियार्कल फैमिली से आती है, ओके। इनके यहां जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे, हर डिसीजन मेकिंग में अमरीश पुरी, दैट इज इनके फादर, है ना, इनके फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सारे डिसीजन इनके फादर ही लेते हैं, ओके। तो आप ये देखो कि सिमरन जब फॉल्स इन लव विथ राहुल, उसके बाद क्या होता है, जब ये बताने की कोशिश करती हैं अपने फादर को, तो इनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, सिमरन क्या फेस करेगी, सिमरन विल फेस सोशल कंस्ट्रेंट। सोशल कंस्ट्रेंट कैसे, कि डिसीजन मेकिंग में सिमरन का कोई रोल नहीं रहा है, क्योंकि पैट्रियार्कल सेटअप रहा है। इनकी मम्मी भी देखोगे आप, अमरीश पुरी से ज्यादा बात नहीं कर पाती हैं। सो क्यों नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि सोशल कंस्ट्रेंट है, पैट्रियार्कल सेटअप है, तो सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो तो इनके फादर कर रहे हैं, ओके। तो कैसे बोल दो जा सिमरन जा, है ना। तो यहां पे आप देखोगे कि इनके सिमरन जो है वो एक सोशल कंस्ट्रेंट फील कर रही है, ओके, सोशल कंस्ट्रेंट। इवन इसका पॉपुलर डायलॉग भी है इसमें का, क्या पॉपुलर डायलॉग था कि मुझे प्यार करने से पहले बाबूजी की इजाजत लेनी पड़ती, बाबूजी की इजाजत लेनी पड़ती, मतलब क्या है कि सारा काम आज तो बाबूजी की इजाजत से ही हुआ है, और ये काम भी उन्हें बाबूजी की इजाजत ही लेनी पड़ती तभी ये हो पाता, ठीक। तो सिमरन क्या कर रही है यहाँ पे, सोशल कंस्ट्रेंट फेस कर रही है, ओके। ये सिमरन क्या कर रही है, सोशल कंस्ट्रेंट फेस कर रही है। अब ये सोशल कंस्ट्रेंट इसको आ कहां से रहा है, ये कहां से फॉल कर रहा है, ये इसका फैमिली प्रेशर, ओके, फैमिली वैल्यूज हैं, ये इसके ऊपर सोशल कंस्ट्रेंट डाल रही हैं। ये बोल रही है सिमरन नहीं, आप फादर की मर्जी के बिना मैरिज पॉसिबल नहीं है, ओके, फादर की मर्जी के बिना आप शादी नहीं कर सकते हो, ये सिमरन के ऊपर सोशल कंस्ट्रेंट है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, फैमिली वैल्यूज उसके ऊपर सोशल कंस्ट्रेंट है। मतलब ये क्या बन रहा है, सिमरन की एक बाउंड्री डिफाइन कर दे रहा है, ओके, कि सिमरन यहां से यहां तक ही सोच सकती है, यहां से यहां तक ही एक्शन कर सकती है, ओके। इसके एक्शन डिफाइंड है, ये एक्शन इसको कंस्ट्रेंट कर रहे हैं कि आप ये एक्शन नहीं ले सकते हो, ओके। तो ये क्या हो गया, ये एज अ सोशल स्ट्रक्चर, हम सोशोलॉजी में इसे बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर, ओके। फैमिली एज अ सोशल स्ट्रक्चर, देखो इसको बांधे हुए, ये अपना डिसीजन ऐसे नहीं ले सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं राहुल, ओके। तो राहुल की तैयारी करती है फॉल इन लव, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड हम यहाँ पे एस्पेक्ट लाएं तो ये होगा इनके फादर, ओके, दिस इज फादर, ओके। सो फादर को मान लो जब पता चलता है कि मान लो चलो ठीक है, इन्होंने कैसे भी हिम्मत करके इन्हें बता दिया, बट व्हाट विल द फादर विल थॉट, वो फादर क्या सोचेंगे कि ओके शादी तो चलो मैं किसी तरह मन मार के कर भी दूं, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर किसका है, सोसाइटी का। ये जिस कम्युनिटी से आते थे, पंजाबी किसी कम्युनिटी में थे, ये कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर, कम्युनिटी वैल्यूज का प्रेशर है कि आखिर मैं कर भी दूंगा तो मेरे कम्युनिटी वाले कहीं एक्सटर्मिनेट ना कर दें, कहीं बाहर ना कर दें, ऑस्ट्रेसाइज ना कर दें। सो इनके ऊपर जो कंस्ट्रेंट लग रहा है वो कौन सा है, ये कम्युनिटी वैल्यूज। सो यहां पे कम्युनिटी क्या कर रही है, इनका एक्शन डिफाइन कर रही है, इनका एक्शन कंस्ट्रेंट कर रही है। अगर ये चाह भी ले तो ये कर नहीं पा रहे हैं कि मैं अगर छोड़ भी दूं तो कैसे छोड़ दूं, क्योंकि कम्युनिटी वैल्यूज मेरे को बांधे हुए हैं। तो यहां पे देख रहे हो ना, ये भी एक, इनका भी एक बाउंड्री हो गई, ये भी एक सोशल स्ट्रक्चर में फंस गए और इसी के अकॉर्डिंग ही एक्शन कर सकते हैं, सब बाहर नहीं जा सकते। सिमरन भी एक सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली एज अ वैल्यू ऐड कर रहा है, सिमरन भी एक्शन एक ही उसी सोशल स्ट्रक्चर में कर सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। और इसी को, इसी फेमस, ये फेमस जो आपको केस दिख रहा है ना, इसी को हमारे यहाँ थिंकर हुए हैं सोशियोलॉजी में जिनके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, दैट इज दरखाइम, ओके, दैट इज दरखाइम। व्हाट डज दरखाइम सेड कि जो सिमरन और अमरीश है ना, ये एक तरीके का सोशल कंस्ट्रेंट फेस कर रहे हैं, और ये सोशल कंस्ट्रेंट जो है यही इसके एक्शन डिटरमाइन करते हैं। हर इंडिविजुअल, हर एक किसी ना किसी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है जो कि सोशल कंस्ट्रेंट की तरह एक्ट करता है, और यही सोशल स्ट्रक्चर या फिर कह दें सोशल कंस्ट्रेंट जो है ये इसके एक्शन डिटरमाइन करते हैं। और ये एक्शन जो है वो सोशल कंस्ट्रेंट के बाहर ही जाके कर सकता, मतलब ये सोशल फैक्ट जो बात करता है सोशल फैक्ट की, सोशल फैक्ट जो है वो कंस्ट्रेंट की तरह एक्ट करता है और उसका एक्शन जो है इंडिविजुअल का वो लिमिट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चलो यहां तक तो बात सही थी, लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में जो हमारा हीरो रहता है, ओके, अब वो ट्रेन पे बैठ गया, सॉरी बैठा नहीं खड़ा रहता है, अब हाथ निकाल के बुलाता है, एंड देन सिमरन क्या करती है,
बाबूजी मुझे छोड़ दो, मुझे जीना है, जाना है, मदद रहना है, उसी के बाद हो गया, खेल खत्म। तो शी रैंस। और उसके बाद हमारा जो हीरो रहता है वो न्यूटन की धज्जियां उड़ाते हुए, फिजिक्स की ऐसी तैसी करते हुए हीरोइन को अपने पास ले लेता है। खैर फिजिक्स में नहीं जाना है हमें, क्योंकि फिजिक्स का तो उन्होंने कल्याण कर ही देते हैं बॉलीवुड मूवी वाले। बट हम सोशोलॉजी में पर्सपेक्टिव क्या दिख रहा है कि अंत में सिमरन क्या करती है, वो अपने वॉल्यूशन, अपने विश के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो एक्ट करती है। उसका एक्शन का होता है उसके विश के अकॉर्डिंग होता है। सो ये अपने विश के अकॉर्डिंग करती है, शी कैच द ट्रेन, है ना, वो ट्रेन भी भाग जाती है। यहां पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर हमारे ऐड कर रहे थे उसके ऊपर, सोशल कंस्ट्रेंट था, लेकिन क्या किया उसने, उसको जो सही लगा, उसने जो वैल्यू समझी कि ठीक है मेरे को लॉ, अपने जो लॉ की वैल्यू है, ठीक है ना, सॉरी लॉ की जो वैल्यू है उस पे उसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। सो शी चूजेस टू गो विद हर हीरो, है ना, वो अपने हीरो के साथ चली जाती है। सो आप ये देखोगे अभी तक तो सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो उसने अपने मर्जी से ऐड कर दिया, है ना। तो अगर सोशल स्ट्रक्चर की दरकीम बोल रहा था कि भाई सारे जितने भी लोग होते हैं समाज में वो सोशल स्ट्रक्चर के थ्रू बंधे होते हैं और उससे बाहर काम नहीं कर पाते, लेकिन यहां तो उसने स्ट्रक्चर बाहर कर दिया काम, है ना, अपने वैल्यू से अकॉर्डिंग। सो इसके बारे में बात करता है कौन, हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर जो कि है मैक्स वेबर। ओके, सो मैक्स वेबर वो क्या बोलते हैं कि सोशल फैक्ट या सोशल कंस्ट्रेंट नहीं, सोशल एक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सोशल एक्शन का मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल जो है वो एक्शन करता है अपने वैल्यूज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो उसको वैल्यू सही लगती है वो उस वैल्यू को उस सिचुएशन में चूज करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो सिमिलरली के अकॉर्डिंग जो भी इसके साथ सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग इसने इस वैल्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, उसने लॉ की वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और उसने उसको चुन लिया। तो मतलब क्या हुआ, सोशल कंस्ट्रेंट हमें नहीं पढ़ना है, हमें सोशल एक्शन देखना है। ओके, तो ये पता चला आपको पर्सपेक्टिव कैसे वर्क करते हैं सोशोलॉजी में। यहां पे दरकीम बोल रहा था कि सोशल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सोशल फैक्ट हमको देखना है, हमें वो करना है, लेकिन यहाँ पे वेबर बोलता है कि नहीं हमको सोशल एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि सोशल एक्शन डिफरेंट होता है, हर एक इंसान की वैल्यूज अलग हैं, वो कैसे एक्ट करेगा वो उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, उसके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सोशोलॉजी। ओके, हम यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं जिससे हमें मतलब सोसाइटी के बारे में और ज्यादा डायमेंशन सोचने का मौका मिलता है। और ये सारे थिंकर्स जो हमारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ओके, नियो मार्क्सिस्ट, ये सारे पर्सपेक्टिव हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सेशन। और अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हो सो यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर ध्यान IAS। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू लेटर, बाय।